अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो ये हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कंप्लीट कर लेंगे। तो हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर रहे थे और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में स्ट्रक्चर ऑफ एटम की 2.11 तक हमारे क्वेश्चंस हो गए थे। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो या थ्योरी में आपको कोई भी डाउट हो, आप एनसीईआरटी पढ़ना और जो है क्वेश्चंस को रिपीट करना। जितनी बार रिपीट करोगे उतना ही आपका जो कोर्स जो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छा होगा। तो वहां तक कुछ भी डाउट हो तो आप सीधा ग्रुप पर भेज सकते हैं, मैं उसका जवाब अगली वीडियो में दूंगा आप लोग। ठीक है, तो अब 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम क्वांटम नंबर के जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं। तो एक 2.12 वाला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का है 2.12। ठीक है, 2.12 मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, आपके पास एनसीईआरटी खुली हुई होगी और आप उस एनसीईआरटी में एक्सरसाइज जब खोलेंगे तो वहां पे 2.12 है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक इसका जो एक मेटल एक लैम्डा है, यानी कि एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम है। इतनी एंगस्ट्रॉम की एक लाइट को हमने क्या किया, एक जो मेटल है उस पे स्ट्राइक किया, यानी कि हमारे पास एक ये है मेटल और इस पर हमने लैम्डा यानी कि लैम्डा 6800 एंगस्ट्रॉम की लाइट को जब हमने स्ट्राइक किया तो क्या हुआ कि इसमें से क्या हुआ कि व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन वेवलेंथ द कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो यहां से क्या हुआ, इसमें से इलेक्ट्रॉन हमारा निकलना स्टार्ट किया। अब देखो, मैं क्वेश्चन को एक बार और पढ़ रहा हूं, इसको अब तुम ध्यान से, कोई नया क्वेश्चन हो तो उसको जो है ना आपको आराम से बार बार कम से कम 3 बार पढ़ो और ऐसे पढ़ो कि उसको जो है क्वेश्चन आप अपने आप को समझा रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद जीरो वेलोसिटी, तो जैसे ही आपने इस पे स्ट्राइक किया उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन जहां निकला वहीं का वहीं रह गया, यानी कि उसके पास जो है काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक बात तो ये आगे कह रहा है जीरो वेलोसिटी फ्रॉम अ मेटल सरफेस विद व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन ऑफ 6800 एंगस्ट्रॉम की जब वेवलेंथ वाली लाइट इस पर स्ट्राइक की जाती है तो हमारा इलेक्ट्रॉन निकालता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमको निकालनी है और क्या निकालना है, वर्क फंक्शन निकालना है। तो इसको W नॉट और फाई कुछ भी हम बोल सकते हैं, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है क्या होता है, इसको हम बोलते हैं Hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू Hc अपॉन लैम्डा नॉट और साथ में काइनेटिक एनर्जी, ये रहेगा, ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी तो हमारी जीरो है, तो ये जीरो होगी। अब हमें इनका कंपेयर करना है सिर्फ और सिर्फ, तो हमको क्या करना है, हमको पहले इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। तो हमको क्या करना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू Hc अपॉन लैम्डा, और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो हमारे पास क्या आएगा, 1240, ये एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ओके, और इनटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल, ये जूल में आ जाएगा। इस तरह से हमको क्या करना है, जूल में ले लेना है इसको। ठीक है, तो यहां से जब आप इसमें वैल्यू रखो 1240 और जो लैम्डा है 6800 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल, ये रहेगा। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी, क्या बोलते हैं इसको, कि द वेवलेंथ ऑफ, ओके, ये होगा ये वाली हमारी वैल्यू आएगी 2.922 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल, क्या जाएगा 2.922 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल, ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू ये वैल्यू आई है हमारी, अब ये वैल्यू जो है इसके इक्वल हो जाएगी, होगी या नहीं होगी। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, हमको क्या निकालना है, इन्होंने
हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यानी कि ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा 2.9, सॉरी इसमें ना मैंने सीधा सीधा एग्जैक्ट वैल्यू मैंने निकाल दी, ये एग्जैक्ट नहीं आएगी। यहां से जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होगे, ठीक है, तो मैं इसको अपने फोन में कैलकुलेट कर रहा हूं। ये है 1240 इंटू 1.6 और डिवाइड बाय 6800, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.2191। हाँ सॉरी ठीक था कि 0. हाँ ठीक आ रहा था हमारा, यह आ जाएगा 2.92 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये आ जाएगा, और ये इसके इक्वल होगा। और ये जो हमारा है यही होता है वर्क फंक्शन। क्या होता है, सॉरी ये क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। ये क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E = E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास होता नहीं होता है। तो ये वाला क्या चीज होता है, ये हमारा होता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, यही चीज होती है। तो यहां पे तो हमें इसका आंसर मिल गया। अब हमको क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी और निकालनी है। तो वर्क फंक्शन जो है, वर्क फंक्शन हमारे पास क्या होता है, h0 होता है, h0 इसको, ठीक है ना, ये होता है। अब इसमें से हमको ν0 हमको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, W0/h ये आ जाएगा। तो W हमारे पास ये है 2.92 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, ये जो चीज आएगी, यहां से जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। तो हाँ, यहाँ से 6 W यह है हमारे पास WH0। हाँ ठीक है, तो इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 2.92 ओके, और डिवाइड बाय 6.626। ठीक है, हाँ ये आएगा 0.44। और इसको जब हम कर रहे होंगे तो मैं यहाँ से बोल दूंगा, अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो 4.41 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा 14 सेकेंड इनवर्स, 10⁻14 सेकेंड इनवर्स ये रहेगा। ठीक है, तो यहां से ये हमारा आ गया वर्क फंक्शन, और ये आ गया हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी, सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, ये चीज है। तो इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 है। इसको एक बार आप देख लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकता है कि आपको कॉम्प्लेक्स लगे, हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन क्वेश्चन काफी आसान है। इसमें हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, फॉर्मूला हमको यही वाला लगाना है, जो फिर हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है, यही वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। और इसको भी खोल के लिख देंगे, इसको भी हम खोल के लिख देंगे, ये हमने लिख दिया, इसको ये हमारा 0 हो जाएगा, और यहां से इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। और ये हमारा क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, और उसके बाद इसी को हमने ये वर्क फंक्शन को इस फॉर्म में लिखा, और यहाँ से हमने यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, ये चीज हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन है 2.13। ये क्वेश्चन नया है, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं हुए हैं, ये वाला क्वेश्चन हमारा नया है, इसको भी मैं करवा रहा हूँ। इसका फॉर्मूला, इस टाइप का फॉर्मूला भी यूज नहीं हुआ, लेकिन ऐसा मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है, लेकिन इस टाइप का फॉर्मूला यूज हो गया है, एनर्जी का जो बोलते हैं। एनर्जी वाला एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, E = क्या होता है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18, और क्या होता है वो होता है हमारे पास के, ठीक है, ये होता है हमारे पास Z²/n², और ये जूल में होता है। ठीक है, ये वाला तो हम लोगों ने यूज कर लिया है, n की वैल्यू रखी है और जो Z है उसकी वैल्यू रखी है। जो हमारा Z है वो हमारा एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ट्रांजिशन कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो उस केस में क्या है कि हमारा जो है वो फॉर्मूला यूज नहीं हुआ, तो उसके लिए थोड़ी सी चीजें हमको जाननी होगी।
एक तो चीज ये है कि हमारे पास कुछ लाइंस के बारे में हमको करनी है बात, या हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एनर्जी स्टेट की। और इसको लाइन भी हम बोल सकते हैं, तो इस चीज के बारे में थोड़ी सारी बात कर लेते हैं। जरा थोड़ा सा ध्यान से देखना कि हमारे पास एक लाइन तो ये और एक हमारे पास ये शायद मैंने कराया नहीं कराया तो कोई बात नहीं, मैं जब क्वेश्चन कराता हूं तो ये चीज करवाता जरूर हूं मैं, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। देखो ये है n इजिकल्स टू 1, ये है n इजिकल्स टू 2, ये है n इजिकल्स टू 3, ये है n इजिकल्स टू 4, ये है n इजिकल्स टू 5, ये है n इजिकल्स टू, हमने मान लिया इनफाइनाइट है, मतलब बहुत ज्यादा लाइन है, 3 7 6 8 9 10 बिल्कुल इनफाइनाइट तक है। इसको मैं बोल रहा हूं ग्राउंड स्टेट। क्या बोल रहा हूं? ग्राउंड स्टेट। रिमेंबर दिस। अब यहां से आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए इसको याद रखना कि ये वाला जो n इक्वल्स टू 1 होता है इसको बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट। ओके, अब इसके बाद इस वाले को मैं बोलूंगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड ES, मैं यहां पे लिख रहा हूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ES। ठीक है, ये शो होगा या नहीं होगा? हाँ, ये चीज यहां नहीं होगी शो, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं यहां से। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। रिमेंबर दिस, ये स्टेट है, इसको अगली बार मैं ES लिखूंगा। ओके, ये वाला हो जाएगा n इक्वल्स टू 3 हो जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट SES। इसकी ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 4 हो जाएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और ये हो जाएगा हमारे पास फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। ये हमारा ये होगा। तो n की वैल्यू जितनी होगी उससे एक कम हमारी जो है एक्साइटेड स्टेट होगी। तो n-1 इज इक्वल्स टू nth एक्साइटेड स्टेट। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि n-1 इज इक्वल्स टू nth एक्साइटेड स्टेट। अब आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से, तो वहां पे n की वैल्यू 4 नहीं रखेंगे, उस 4 में से एक करना होगा माइनस, उसके बाद 3 आएगा तो उसको रखेंगे n इक्वल्स टू 3। क्योंकि क्या है, अगर वहां पे बोल रहा है कि फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से एक्साइट कर रहा है, या जो है आपका जो इलेक्ट्रॉन है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से एक्साइटेड हो रहा है या रिलीज हो रहा है, ऐसा वो कुछ भी बोलता है, तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट हमारे पास का है, ये है या नहीं? तो फोर्थ एक्साइटेड ये है। तो अब आपका क्या रहेगा, जब फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, एक मिनट, यहां पर ये फर्स्ट एक्साइटेड थर्ड सॉरी मैंने क्या बोलता, थर्ड एक्साइटेड स्टेट ना। तो थर्ड अगर बोलता है, या चलो मान लेते हैं अगर फोर्थ भी बोलता है, अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलता है तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू कितनी है? 4 है। ठीक है ना? हाँ, nth एक्साइटेड स्टेट n-1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, इसमें थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। तो n इज इक्वल टू, हाँ ये हो जाएगा nth एक्साइटेड स्टेट और साथ में 1, ये रहेगा इस तरह से। ठीक है, एक ही थी बात वो, लेकिन मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलता है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। अगर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट बोलता है तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 5। इसका आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर शेल बोलता है, ये हमारा होता है शेल। अगर वो शेल बोलता है तो शेल में तो एज इट इज जो वो नंबर बोल रहा है वही हम रखेंगे, लेकिन एक्साइटेड स्टेट बोलता है तो उसमें हमें n की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। nth में हो तो उसमें एक हमको जोड़ना पड़ेगा, एक तो चीज में। अगर वो एनर्जी लेवल बोलता है तो एनर्जी लेवल में जो नंबर बोल रहा है वही हम लिखेंगे। अगर n इक्वल्स टू बोल रहा है कि फर्स्ट एनर्जी लेवल है तो ये वाला एनर्जी लेवल फर्स्ट है। ठीक है, अगर वो बोलता है सेकंड एनर्जी लेवल है तो वो यही वाला होगा। अगर वो बोलता है थर्ड एनर्जी लेवल है तो वो यही वाला होगा। अगेन, अब मैं इन सब चीजों को एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनो। अगर वो बोलता है, एग्जामिनर बोलता है कि nth एक्साइटेड स्टेट यानी कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलता है, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट अगर वो बोल रहा है तो इसका मतलब n की वैल्यू 3 नहीं है।
ठीक है, n की वैल्यू 3 नहीं। अगर वो बोलता है n इज इक्वल n, यानी कि अगर बोलता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 नहीं है, बल्कि क्या होगी, n की वैल्यू यहाँ पे, अगर वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलता है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी कि nth में हम 1 जोड़ देंगे। अगर n इज इक्वल टू वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलता है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एक बात तो ये। और दूसरी चीज क्या बोल रहा है, अगर वो बोलता है कि एनर्जी लेवल या एनर्जी शेल, एनर्जी लेवल बोल दे या एनर्जी शेल बोल दे, तो उस केस में जो वो नंबर बोल रहा होगा वही हमारा होगा, ठीक है ना। और अब आगे देखो, एक चीज और है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है उस पर बेस्ड हमको बात करनी है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, एक तो ये होता है E इज इक्वल्स टू, ये होता है हमारे पास 2.18 इंटू 10⁻⁻18, और ये होगा इंटू जेड स्क्वायर इन, ये कैसे हो जाता है, ठीक है, तो जेड स्क्वायर और इनटू ये होगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जो जूल में होगा। तो इसमें दो स्टेट के बारे में बात है, एक तो n1 है और एक हमारे पास n2 है, ये आपको ध्यान में जो है यहाँ पे रखना। तो यहाँ पे अगर मैं स्टेट की बात करूं, या अगर मैं बोल दूं यहाँ पे लाइन, इसको मैं यहाँ पे मैं बोल रहा हूं लाइन, ओके, और यहां पर मैं बोल रहा हूं n1, और यहां पर मैं बोल रहा हूं n2, और यहां पे मैं बोल रहा हूं रीजन। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर उसने नाम बोल दिया तो n1 को जो है आपको खुद ही सोचना होगा। तो यहां पे जरा देखो कि अगर वो बोलता है लाइमन, वो बोलता है अगर लाइमन, तो लाइमन में n की वैल्यू जो n1 की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1, और n2 की जो वैल्यू हो जाएगी या तो वो 2 रहेगी या 3 रहेगी, एंड सो ऑन, कितनी भी हो सकती है, लेकिन 1 नहीं होगी। लाइमन के बाद आता है हमारे पास बाल्मर, ये आता है बामर। तो बामर में n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, ओके, आपका इस तरह से हो सकता है, लेकिन 2 नहीं होगा। एक ही चीज के लिए दोनों सेम वैल्यू नहीं होंगी, लाइमन बामर। उसके बाद आता है हमारे पास पास्चन। तो पास्चन में ये होता है पास्चन, पास्चन में n की वैल्यू 3 है, और यह n2 की वैल्यू हमारे पास 4 रहेगा, 5 रहेगा, कुछ भी हमारा हो सकता है। यहां पर है हमारे पास ब्रैकेट, तो ये यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे 5 हो सकता है, 6 हो सकता है हमारा, इस तरह से। यहाँ पे आता है फंड, FUND, उसमें P क्या होता है, साइलेंट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा n इज टू 5, तो 6 और 7 ये रहेगा। और उसके बाद आता है हमफी, हमफी, ठीक है ना, हमफ्री, ये होगा यहाँ पे हमफ्री। तो हमफ्री में क्या होता है, n इक्वल टू 6 होता है, और यहाँ पे n2 क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब लाइमन में अगर मैं रीजन की बात करूं तो ये वाला रीजन आता है यूवी में, अल्ट्रा वायलेट जो लाइट होती है इसको बोलते हैं यूवी, ये वाला आता है विजिबल में, ओके, और ये वाला आता है इंफ्रारेड में, ये भी इंफ्रारेड में आता है, और ये वाला आता है फार इंफ्रारेड में, ये भी हमारा किस में आता है, फार इंफ्रारेड में। तो अगर क्वेश्चन में वो आपसे बोल दे, क्या बोल दे, सिर्फ इतना बोल दे कि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करता है यूवी रीजन से, क्या बोल दे, यूवी रीजन से एक्साइटेड करके थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाता है, यूवी रीजन से एक्साइटेड होकर के वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो यूवी रीजन से अगर वो एक्साइट हो रहा है तो n1 की वैल्यू यूवी जो में जो कितनी आएगी, वो आएगी 1, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में अगर जा रहा है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, कि थर्ड में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से इस चीज को ध्यान में रखना है। तो Z क्या होता है हमारे पास, एटॉमिक नंबर होता है, N क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स होता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, इस चीज की मैं यहाँ पे ये जो सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, इस पर जो है क्वेश्चन आपके बनते हैं, आएंगे। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, अगेन हमारे पास क्वेश्चन है 2.13। तो ये जो 2.13 है, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन
इन द हाइड्रोजन एटम अंडरगोस ट्रांजिशन, देखो ट्रांजिशन फ्रॉम द एनर्जी लेवल, अब यहाँ पे एनर्जी लेवल की कर रहा है बात, और आगे बोल रहा है n इजिकल्स टू 4, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है n इजिकल्स टू 4 टू n एनर्जी लेवल विद n इजिकल्स टू 2। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा एटम कौन सा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है। अब जब हाइड्रोजन एटम है तो इसके लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, रिमेंबर दिस पॉइंट। अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम अंडरगोस ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विद n इक्वल्स टू 4, यानी कि यहाँ पे हमको क्या करना है कि n1 की जो वैल्यू रखनी है वो रखनी है 4 और n2 की वैल्यू रखनी है 2 विद एनर्जी लेवल n इक्वल टू 4 टू एनर्जी लेवल विद n इक्वल टू 2। तो क्या पूछा है इसमें, लैम्डा पूछा है। अब जब लैम्डा पूछा है तो यहाँ पे हमको हमको जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा, ये होता है। और एनर्जी का एक फॉर्मूला हमारे पास ये है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर और 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो पहले आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी, आपको फिर इसमें वैल्यू रख करके उसका जो है आंसर निकालना होगा, इस लैम्डा को कैलकुलेट करना होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर ये है। तो अगर मैं इसमें 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर, जब जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो हमारे पास 1 का कितना भी स्क्वायर कर दो, कितनी भी पावर लगा दो 1 रहेगा, तो उसको हम हटा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे 1 अपॉन n1 में हमारे पास आएगा 4 का स्क्वायर और आपका रहेगा n2 में 2 का स्क्वायर, ये रहेगा इस तरह से। तो अगर आपको एतराज ना हो तो मैं इतने सारे पार्ट को, सिर्फ इतने वाले पार्ट को दूसरी जगह सोल्व कर लेता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो 1 अपॉन 4 का स्क्वायर और 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन 16 और 1 अपॉन 4, इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा, ठीक है, तो अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो इसका एलसीएम आएगा हमारा 16, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4 यानी कि 3 अपॉन 16। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 3 अपॉन 16 जूल, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसका जो फाइनल आंसर है वो आप लेके आ जाओ, या इसको यहीं पे छोड़ दो क्योंकि हमको दूसरा आंसर निकालना है। यानी कि कैलकुलेशन से बचो, अगर जो चीज कटने की होगी उसको आप काट भी सकते हैं। अब ये जो एनर्जी की वैल्यू आई है, ये जो एनर्जी की वैल्यू आई है, इसको उठाओ और इस वाले फॉर्मूले में रख दो। E इक्वल टू क्या होता है, hc अपॉन लैम्डा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इन्होंने वेवलेंथ, क्या पूछा है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड। तो यहाँ पे E हमको लैम्डा निकालना, लैम्डा इज इक्वल टू hc अपॉन E। h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻19 सॉरी 34, ओके, इंटू 3 इंटू 10⁻8, और ये हमारे पास है यहाँ पे कि 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 3 इंटू 16, ये रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी मीटर के अंदर आएगी, मीटर में इसका आंसर आएगा, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 486.3, लैम्डा इज इक्वल्स टू 486.3 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ये रहेगा। और इसको अगर 9 है तो आप इसको 486 नैनोमीटर भी लिख सकते हो। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, ऐसे होंगे। अब जरा इसमें एक चीज और मैं ऐड कर रहा हूं कि मान लीजिए कि ये n इज इक्वल्स टू 1 है और ये n इज इक्वल्स टू कोई एक अगला कोई एक्साइटेड स्टेट है, मैं इसको लिख रहा हूं ES, कोई सी भी एक्साइटेड स्टेट है। अब इसमें दो केस बनते हैं, एक तो केस ये बनता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाए, एक्साइट करे, इसको बोलते हैं एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन बोलते हैं। अब इस एक्साइटेशन में क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और एनर्जी जो होती है कैसी होती है, आपकी एनर्जी की जो वैल्यू आएगी किसमें आएगी, आपकी पॉजिटिव आएगी, यानी कि आपका जो है निगेटिव साइन इसमें नहीं आएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे होगा, इसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन, डी, और यहां पे इसका नाम होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन भी इसको बोलते हैं।
ओके, अब यहां पे डी एक्साइटेशन होता है। अब ये जो डी एक्साइटेशन में है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको इंडिकेट करने के लिए हम निगेटिव साइन यूज करते हैं। तो जब आप क्वेश्चन भी करेंगे तो अगर डी एक्साइटेशन होगा और इस डी एक्साइटेशन को हम क्या बोलते हैं, इमिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमिशन बोलते हैं। तो जब इमिशन या इमिट हो रहा होगा, इमिटेड, इमिट या इमिशन कुछ भी हमारा हो रहा होगा, तो उस केस में जो एनर्जी का साइन होगा, एनर्जी का साइन जो होगा वो निगेटिव आएगा, खुद व खुद ही निगेटिव आ जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो हम मतलब है कि आपका इमिशन हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे है कि अब ये एनर्जी वाला जो फॉर्मूला है, देखो E इज इक्वल टू क्या होता है, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 और Z स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये होता है जूल में आता है। अगर वो आपसे सेंटीमीटर इनवर्स में पूछे, जिसको वेव नंबर बोलते हैं, तो वेव नंबर में अगर वो फॉर्मूला पूछता है, तो अगर वो पूछता है वेव नंबर, क्या पूछता है, वेव नंबर में, तो ये आता है हमारे पास 101.97 इंटू 10⁻⁷, ये रहेगा मीटर इनवर्स में। किस में आएगा, मीटर इनवर्स में। और यहां पे रहेगा हमारे पास, एक मिनट, इंटू Z स्क्वायर, और ये रहेगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो अगर वो वेव नंबर पूछता है। अदरवाइज आप पहले एनर्जी निकालो, एनर्जी की वैल्यू आप इसमें रखो, E इज इक्वल टू hc अपॉन जो लैम्डा है इसमें रखो, तो 1/λ आप यहां से निकाल लो, क्योंकि 1/λ क्या होता है, आपका वेव नंबर ही होता है। तो आप यहां से भी इसको निकाल सकते हो, अदरवाइज ये कैलकुलेट करके दिया हुआ है। इसको बोलते हैं हम रिडवर्क कांस्टेंट, रिडवर्क कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है जी, ये होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा पहले ना क्वांटम नंबर पर हम बात कर लेते हैं, फिर इस पर आएंगे घूम के। ओके, तो क्वेश्चन नंबर मैं लेके चल रहा हूं 2.24। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2.24, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। आप लोग खुद से ट्राई करना, खुद से ट्राई करना। अगर सॉल्यूशन नहीं है आपके पास तो आप मुझको बोल देना, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, आप ग्रुप पे जो है बोल देना। ठीक है, तो 2.24 में हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट अलाउ जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट, यानी कि जी ऑर्बिटल को एग्जिस्ट करने के लिए एल की मिनिमम कितनी वैल्यू हो सकती है, ये हमसे पूछा है। तो देखो, एल की वैल्यू अगर हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके कुछ भी होती है, तो जो सब शेल का नोटेशन होता है वो हमारे पास, इसके लिए S होता है, इसके लिए P होता है, इसके लिए D होता है, इसके लिए F होता है। F के बाद क्या आता है G, G के बाद क्या आता है H, ये इस तरह से हमारा बढ़ता रहेगा। तो L के लिए मिनिमम, अगर हमको G ऑर्बिटल को जो है स्टेबल रखना है, यानी कि क्या बोलते हैं कि व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू, एग्जिस्ट रखना है। अगर एग्जिस्ट रखने के लिए हमें L की कम से कम कितनी वैल्यू होनी चाहिए, L इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगला है n इलेक्ट्रॉन इज in one of the 3D orbitals, give the possible value of n, l and m for this electron। ठीक है, n की वैल्यू निकालनी, l की वैल्यू निकालनी और m की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर है 2.25 हमारा क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, और इसमें क्या पूछा है कि n इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल। जो हमारे पास 3D ऑर्बिटल है, 3D ऑर्बिटल में 5 होते हैं, उसमें से किसी एक ऑर्बिटल में क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इसने बोल दी गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n की वैल्यू निकालनी है, l की वैल्यू निकालनी है और ml, यानी कि ml भी बोला है तो m की वैल्यू पूछा फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन है, कोई एक जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर, n इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए हमको n की वैल्यू निकालनी है, l की वैल्यू निकालनी है और आपका m की वैल्यू निकालनी है। तीनों की तीनों वैल्यू हमको यहां से निकालनी है। तो देखो बहुत सिंपल है।
आपके पास जो 3D है तो ये वाली जो वैल्यू होती है ये होती है n की वैल्यू, कितनी आ जाएगी 3, ओके। और यहां से ये जो वैल्यू होती है l की वैल्यू, ये वैल्यू होती है l की, और l की वैल्यू जो होगी आपकी यहाँ पे आप देखेंगे तो s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, जो कि अभी अभी हमने पीछे देखा नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ l इज इक्वल टू 0 1 2 3, तो हमारा s p d f, तो l यहाँ पे जो है वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे 2, ये आ जाएगा। अब m की बात करनी है कि m की वैल्यू हमारे पास कितनी होंगी, मतलब m की वैल्यू क्या होगी। तो m के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल्स टू 2l प्लस 1, होता नहीं होता, तो l की वैल्यू कितनी, तो 2 इंटू 2 और यहाँ पे 1 कितना आ जाएगा 5। तो आपको पता है m के लिए l की वैल्यू क्या होती है, ये होती है माइनस l से लेकर के प्लस l तक होती है, होती नहीं होती। तो 2 है तो बोलेंगे -2 -1 0 प्लस 1 और आपका +2, ये रहेगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। देख लो एक बार इसको, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं 2.28 क्वांटम नंबर का है कि 2.28 में पहला क्वेश्चन पूछा एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इज इक्वल टू 3, अगर पूछा व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l एंड m। अगला कह रहा है लिस्ट द क्वांटम नंबर m और l ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फॉर 3D ऑर्बिटल। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। अगला पूछा इसमें से कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल होगा। तो हमको एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। देखो 2.28 तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है n इन और एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इक्वल्स टू 3, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l एंड m। l की वैल्यू क्या होगी और आपका m की वैल्यू क्या होगी, ये हमको निकालना है। l की वैल्यू निकालनी है और m की वैल्यू निकालनी है अगर n की वैल्यू 3 है तो, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या होती है, 0 to n minus 1, ये होती है, होती नहीं होती है। तो l की वैल्यू हाँ क्या होगी यहाँ पे 0 1 2, क्योंकि 3 minus 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसमें बिंदी आ रही है क्या बनी हुई, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां पे क्या है कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l एंड m, m की वैल्यू हमको निकालनी है। तो m के लिए सभी l की वैल्यू हम उसके लिए रखेंगे तब हम देखेंगे। तो केस 1 में अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी, 2l प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और वो वैल्यू हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी, वो जो वैल्यू होगी m की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। एक तो केस ये, फिर l इज इक्वल टू हमारे पास क्या क्या है, 1 है, ये है, एक ये है और एक ये। जब l इज इक्वल टू 1 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2l प्लस 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 है तो -1 0 और आपका +1 ये रहेगा, ठीक है। एक तो ये आ जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, m की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है, सॉरी l की वैल्यू हमारे पास 2 है तो m क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो क्या हो जाएगा, -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, ये हमारे पास m की वैल्यू हो जाएंगी। यहाँ पे ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसको देख लो, कोई डाउट हो तो आप उसको नोट कर लो, और डाउट हो तो उसको लिख लो और मुझे भेज देना, ठीक है। आगे देखो, आगे हमारे पास दूसरा बोला लिस्ट द क्वांटम नंबर m फॉर द 3D ऑर्बिटल। तो 3D ऑर्बिटल के लिए हमको क्वांटम नंबर l और m की वैल्यू को बताना है, ठीक है। तो दूसरा है 3D, तो इसके लिए हमको क्या बताना है, l की वैल्यू बतानी है, m की बतानी है। तो l की वैल्यू तो इस d से हमको मालूम हो जाएगी, d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, ये तो हमको मिल गया। और m के लिए क्या होता है, m इक्वल टू होता है 2l प्लस 1 होता है।
तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5, यानी कि क्या क्या होंगी आपकी -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 ये रहेगा इस तरह से। ठीक है जी, ये रहेगा ऐसे करके। यानी कि देखो अब जरा थोड़ा सा पैटर्न आप समझो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। अगर आपको n से l की वैल्यू निकालनी है तो l के लिए जो n की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0 से 0 टू n-1। ओके, एक तो चीज है। अगर आपको l से m की वैल्यू निकालनी है, ओके, तो m के लिए क्या होता है 2l प्लस 1 ये वाला, और यहां पे क्या होता है l की वैल्यू क्या होती है यहां पे क्या होता है कि यहां पे m की जो वैल्यू होती है वो होती है -l2 प्लस n, ये वैल्यू होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अगला देखो, अगर समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, अब अगला है हमारे पास तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, कि इसमें से कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल होगा। तो हमारे पास है, एक है 1p, ओके, और एक है हमारे पास 2s, और एक है हमारे पास 2p, और एक है हमारे पास 3f। ये 1p 2s 3f और 3p। अब यहां पे एक रूल सुन लो, याद रखना हमेशा कि n की वैल्यू हमेशा l से ज्यादा होगी, ऑलवेज। ठीक है, n की वैल्यू स्मॉलर देन और इक्वल टू l नहीं होगी। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वो अनस्टेबल होगा। तो देखो अगर हम 1p की बात करें तो 1p में n की वैल्यू कितनी है 1 और l की वैल्यू कितनी है 1 है, नहीं है। तो जब n की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 है, तो ये जो कर रहा होगा आपका अनस्टेबल होगा। तो ये हम क्या बोलेंगे, नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमसे पूछा कौन सा एग्जिस्ट कर रहा होगा। 2s है तो 2s में अगर हम देखेंगे तो n की वैल्यू 2 है, ओके, और l की वैल्यू कितनी है 0 है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे 2p की बात करूं तो n की वैल्यू कितनी है 2 और यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो ये देखो n की वैल्यू ज्यादा है यहाँ भी, तो ये आपका एग्जिस्ट कर रहा होगा। ऐसी ही हमारे पास 3f है, तो 3f में अगेन n की वैल्यू कितनी है 3 और l की वैल्यू कितनी है 0 1 2 3, तो s p d f कितनी है 3, तो यहाँ भी 3, तो यहाँ पे भी ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो हमारे पास एक ये एग्जिस्ट कर रहा है और एक ये, तो ये दोनों ही हमारे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, बाकी आसपास के दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे। इस चीज को आप देखो। ठीक है, ये चीज होती है। आगे बढ़ते हैं। यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। ठीक है, 2.29 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, 2.29। अब 2.29 में हमको पहला दिया हुआ है, इसमें क्या पूछा पहले देखते हैं। यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल, हमको ऑर्बिटल बताना, हमको क्वांटम नंबर की वैल्यू दी है इन्होंने। अब तक क्या था, ऑर्बिटल दिए थे, क्वांटम नंबर की वैल्यू हमको आइडेंटिफाई करनी थी। अब क्या है, क्वांटम नंबर दिए हुए हैं, ऑर्बिटल की वैल्यू बतानी कि ऑर्बिटल कौन सा। डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, तो इसमें दिया हुआ है n = 1 और l = 0, तो n = 1 है तो 1 तो आ जाएगा। अब l = 0 है तो ये होता है s, तो ये हो जाएगा 1s। क्या हो जाएगा 1s। b में हमारा है n = 3 और l = 1, तो 3n तो ये रहेगा, क्योंकि हम क्या होता है nl होता है, nl करते हैं n × l। ठीक है, तो n लिखते हैं पहले, l लिखते हैं बाद में, तो n हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। l की वैल्यू अगर ये है तो मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ताकि हमें याद है 0 1 2 3, तो s p d f, तो l की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा p 3p। c में कहा है n = 4 और l = 2, ये रहेगा इस तरह से, n = 4 और l = 2 ये होगा। तो n की वैल्यू तो 4 है, l = 2 है, तो क्या हो जाएगा d 4d। अब यहाँ पे d है हमारे पास, यहाँ पे n = 4 और l = 3, n = 4 और l = 3, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू
कितनी यहाँ पे 4 और L की वैल्यू 3 कितनी f 4f, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा। इस चीज को आप लोग देख लो। ओके आगे देखो, अगला क्वेश्चन जो कहा है उन्होंने, कह रहा है कि एक्सप्लेन गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल, यानी कि 2.30 वाला क्वेश्चन है 2.30, और इसमें कहा है कि इसमें से कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं होगा। तो इस चीज को मैं लिख रहा हूं कि इन्होंने जो बोला है, पहला बोला है n इज इक्वल्स टू 0 और l इज इक्वल्स टू 0 और m इज इक्वल्स टू 0 और m यानी कि ml और ms मतलब स्पिन है हमारे पास पॉजिटिव हाफ, b हमको दिया हुआ है n इज इक्वल्स टू 1 और l इज इक्वल्स टू 0 और m इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे स्पिन दी हुई है -12। ठीक है, c हमको दिया हुआ है n इज इक्वल्स टू 1, ओके, और आपका l इज इक्वल्स टू 1 और m इज इक्वल्स टू 0 है, और आपका s इज इक्वल्स टू दिया हुआ है +12, और d इज इक्वल्स टू क्या है, n इज इक्वल्स टू 2 है और l इज इक्वल्स टू 1 है, m इज इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ पे s इज इक्वल्स टू है -12। उसके बाद f है, d के बाद e, सॉरी f नहीं आएगा, e आएगा। e में है n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 3 और m इज इक्वल्स टू -3, ओके, और s इज इक्वल्स टू हमको दिया हुआ है +12, ओके, और यहाँ पे f हमको दिया हुआ है कि n इज इक्वल्स टू 3 और l इज इक्वल्स टू 1 और m इज इक्वल्स टू 0 और s इज इक्वल्स टू +12, ये रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन करना है। तो अगेन आपको क्या ध्यान रखना है कि l की वैल्यू, जो n की वैल्यू है वो हमेशा l से ज्यादा रहे, n की वैल्यू l के बराबर या स्मॉलर नहीं हो, छोटी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा ही होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, यहाँ से तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू 0 है और l की वैल्यू 0, तो दोनों इक्वल है, तो दोनों की दोनों इक्वल होने की वजह से ये क्वांटम नंबर आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे n की वैल्यू बड़ी है, l की वैल्यू छोटी है, तो हमारे पास ये एग्जिस्ट कर रहा होगा, ओके, और यहाँ पे n की वैल्यू और l की वैल्यू इक्वल है, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे n की वैल्यू ज्यादा है, l की वैल्यू कम है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल है, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे n की वैल्यू ज्यादा है, l की वैल्यू कम है, तो यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये चीजें हैं हमारे पास, ठीक है ना, तो इसका रीजन हमारे पास ये आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन और है 2.31, इसको आप देख लो। हमारे पास एक क्वेश्चन और है 2.31, तो 2.31 में हमसे पूछा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। कुछ क्वांटम नंबर दिए हुए हैं और पूछा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारे पास पहले वाले में दिया हुआ है n इज इक्वल्स टू 4 और m इस, और यहाँ पे m के साथ स्मॉल बेस में h दिया हुआ, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर है वो है -12, ओके, और b में हमारा, मैं यहीं पे मैं लिख रहा हूँ n इज इक्वल्स टू 3 और l इज इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू 3 और l इज इक्वल्स टू 0, ये दो चीजें हमको दी, हमको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। सिंपल सा है, देखो अगर n इज इक्वल्स टू 4 है तो क्या हो जाएगा आपका 4s 4p 4d और आपका 4f, ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि पूरी हम जो शेल है उसको लेंगे नहीं लेंगे, तो ये हमारा होगा नहीं होगा, ऐसे करके जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाएंगे तो वहां पे आपको हो जाएगा मालूम क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है तो 4s 4p। अब आपको पता है s में ऑर्बिटल 1 होता है, ठीक है, s में क्या होता है, ऑर्बिटल 1 होता है। जो p है इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं, d में कितने होते हैं, 5 होते हैं, f में कितने होते हैं, c होते हैं 7। इनको जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 7 3 10 और 16, 16 हो जाएंगे। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
ओके अब हमको वो वाला देखना है जिसमें स्पिन की वैल्यू क्या होगी, -½ होगी। अब सोचो कि जब 32 इलेक्ट्रॉन है और सबके सब फुल्ली फिल्ड हैं तो क्या होंगे कि 16 इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होगी वो अपवर्ड होगी और 16 इलेक्ट्रॉन की इस स्पिन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। मतलब कि आधे इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी स्पिन पॉजिटिव हाफ होगी और आधे इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी स्पिन -½ होगी। यस और नो, ठीक है ना, ये होगा नहीं होगा। तो ये वाले हमारे 16 होंगे, ये भी हमारे 16 होंगे, तो आंसर रहेगा इसके लिए 16 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी स्पिन -½ होगी। यहाँ पे देखो n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 0 है। n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 0 है, तो 3s होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है और l की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा हाँ हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास जो l की वैल्यू में कितने s में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 आते हैं सिर्फ, तो 2 हो जाए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है ना, ये होता है। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास के क्वेश्चन नंबर 2.48 कह रहा है कि इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन सिग्नल ऑब्जर्व फ्रॉम द डिस्टेंस स्टार्स आर जनरली वीक। ओके, अगर इफ द फोटोन डिटेक्टर रिसीव अ टोटल ऑफ 3.15 into 10⁻⁻18 जूल from the radiation of 600 nanometer, calculate the number of photon received by the detector। तो सिंपल सा पुट द वैल्यू गिव द आंसर वाला है कि E इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है NhC/λ। एनर्जी हमको दी हुई है 3.15 into 10⁻⁻18 जूल दी हुई है, तो 3.15 into 10⁻⁻18 जूल है और n हमको निकालना है। Hc क्या होता है हमारे पास 6.626 into 10⁻⁻34 into 3 into 10⁸ C की वैल्यू होती है और लैम्डा की वैल्यू दी हुई है हमको 600 नैनोमीटर। अब लैम्डा हमको 600 नैनोमीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर में चेंज करना है, तो 600 into 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 600 into 10⁻⁹ मीटर, ये रहेगा। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी 3.15 into 10⁻⁻18 into 600 into 10⁻⁹ अपॉन 6.626 into 10⁻⁻34 into 3 into 10⁸, ये रहेगा। इस तरह से होगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वही क्या होंगे, नंबर ऑफ, क्या पूछा है इसने, नंबर ऑफ फोटोन होंगे कि जो है डिटेक्टर कितने फोटोन को रिसीव कर रहा है। ओके, तो ये लगभग 9.5 यानी कि n की वैल्यू जो रहेगी 9.5 यानी कि लगभग 10 रह जाएंगे, 10 फोटोन जो है आइडेंटिफाई कर रहा होगा आपका डिटेक्टर। ओके, ठीक है, चलिए ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब कोई अगर डाउट बचता है तो आप लोग जो है मैम के व्हाट्सएप पे भेज देना, या मेरी जब लाइव होगी तो क्लास तब आप हम पूछ लेंगे डाउट। अब हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो एक लेक्चर में हमारा खत्म हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होगा, तो वो 2 लेक्चर में शायद होगा, 2 या 3 में हो जाएगा, तो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बच्चों, ठीक है, अल्लाह हाफिज।